बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, दो बड़ी अहम ख़बरें हैं और एक्सक्लूसिव ख़बरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक तो ये कि चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा इन्होंने कुछ अहम इक़दामात उठाए हैं और इन इक़दामात के बाद आप यूँ समझिए कि जो निज़ाम है वो सारा थोड़ा सा हिल कर रह गया है। और इवन के हाई कोर्ट के जजेस जो हैं और दीगर भी नीचे लेवल पर कुछ जो जजेस हैं इनके हवाले से भी है। और थोड़ी सी एक और इस हवाले से ख़बर ये भी है कि नीचे लेवल पर कुछ जजेस थोड़े से अब जो है वो परेशानी के आलम में भी हैं। दो बड़ी ख़बरें हैं आपके साथ मैंने शेयर करनी है और इसी ख़बर के साथ जुड़ी है इमरान ख़ान साहब के हवाले से भी एक बड़ी ख़बर। और इमरान ख़ान साहब ने हिकमत अमली तय कर ली है इलेक्शंस के हवाले से कि अगर उन्हें जेल में ही रखा जाता है, क्योंकि मुसलसल सवाल ये किया जा रहा था कि अगर इमरान ख़ान जेल में होते हैं उनकी सारी लीडरशिप गिरफ़्तार हो जाती है, पीटीआई बैन कर दी जाती है और इवन के पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता, तो तब इमरान ख़ान साहब क्या करेंगे? तब तो कोई भी दूसरी जमात आएगी और वो इलेक्शन ले जाएगी। तो इस पर भी इमरान ख़ान साहब ने हिकमत अमली तय कर ली है। वो वैसे ही नहीं कहते कि इमरान ख़ान जो हैं वो इमरान ख़ान साहब अक्सर ये कहते थे कि आप जब भी मैदान में उतरते हैं तो जो अगला कैप्टन होता है उससे एक स्टेप आपने आगे रहना होता है। तो यहाँ पर इमरान ख़ान साहब को दबाने की और इन सारे सवालों के ऊपर बातचीत हो रही थी। तो इमरान ख़ान साहब ऑलरेडी इस हवाले से हिकमत अमली तय कर चुके हैं कि अगर ये सब कुछ भी हुआ तो तब मैंने क्या करना है और कैसे इलेक्शन लड़ना है और कैसे इलेक्शन जीतना है और कैसे दोबारा इक़्तिदार में आना है। बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, अडयाला जेल से भी आपके सामने मैं रखूँगा। तो आगाज़ नाजरीन यहीं से ही, बल्कि इसी खबर से मैं करता हूँ, फिर उसके बाद चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा और दीगर जजेस के हवाले से आपसे मैं चीज़ें शेयर करूँगा। एक चीज़ डिसाइड कर ली गई है और इमरान ख़ान साहब ने इस हवाले से वाज़े पैगाम दे दिया है कि किसी भी सूरत में इलेक्शंस का जो बाइकआउट है वो नहीं करना। यानी कि ये सोचा जा रहा था कि अगर इमरान ख़ान साहब को जेल में रखा गया, पार्टी बैन कर दी गई, बल्ले का निशान ले लिया गया, लीडरशिप गिरफ़्तार कर ली गई, उनको इलेक्शन ना लड़ने दिया गया, तो इमरान ख़ान साहब शायद इलेक्शन का बाइकआउट कर दें। अवाम इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन दूसरी सूरत में इलेक्शन हो गए तो जो भी हुकूमत बन जाएगी, तो जिस तरह से अभी ज़ोर ज़बरदस्ती से चीज़ें चलाई जा रही है तो वो हुकूमत भी आकर चलाएगी। लेकिन इसके ऊपर इमरान ख़ान साहब ने कहा है कि इलेक्शंस का बाइकआउट नहीं करना। तो अगर इलेक्शंस का बाइकआउट नहीं करना तो फिर आपने इलेक्शन लड़ना किस तरह से है? अगर इमरान ख़ान साहब को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाता, जेल में रहते हैं और ज़ाहिर सी बात है वो ख़ुद किसी हल्के से नहीं लड़ पाएंगे, तो ख़ान साहब ने ये कहा है कि हर हल्के से, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी इतनी है कि हर हल्के से इमरान ख़ान साहब के कुछ दर्जनों बंदे जो हैं वो उम्मीदवार हैं। इवन के अभी पीछे केपी में जो ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, इनमें भी एक हल्के से दो पीटीआई के उम्मीदवार लड़े थे और वो दोनों ही फर्स्ट और सेकंड पर आए थे। तो ये ख़ान साहब ने कहा है कि पीटीआई के वो जो उम्मीदवार हैं वो खुफिया तौर पर अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। खुफिया तौर से क्या मुराद? खुफिया तौर से मुराद ये कि वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जो है वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दें। यानी कि लेट्स से कि फ़ारूक हबीब साहब का एक हल्का है, फ़ारूक हबीब साहब जो है वो नहीं, उनको वहाँ पर लड़ने दिया जाता, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वहाँ पर होंगे कारकुनान या जो भी इलेक्शन लड़ना चाहता है कि उम्मीदवार जो होंगे, ज़ाहिर सी बात है इमरान ख़ान साहब ने ऐसे ही उम्मीदवारों को टिकट देना था कि उनका इंटरव्यू करना था। वो सारे के सारे उम्मीदवार क्या करेंगे, कागजात नामजदगी अपने जमा करवा देंगे और फिर उसके बाद उन कागजात नामजदगी को देखकर और एक हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी और ये कहा जाएगा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं और हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि वो लड़ आज़ाद रहे होंगे, क्योंकि पीटीआई अगर बैन है, बल्ले का निशान नहीं है, तो वो सारे उम्मीदवार लड़ आज़ाद रहे होंगे। यानी कि किसी का घड़ी का निशान है, किसी का जो है वो पंखे का निशान है, किसी का कोई और निशान है, जो भी निशान होगा वो सारे उम्मीदवार आज़ाद होंगे, क्योंकि पीटीआई तो बैन होगी। उस सूरत में अगर पीटीआई बैन होती वो इलेक्शन लड़ नहीं सकती। अगर पीटीआई बैन नहीं होती तो फिर उनको पीटीआई के टिकट भी दिया जा सकता है कि उसके ऊपर वो लड़े। लेकिन अगर वो बैन हो जाती है, पीटीआई का बल्ले का निशान नहीं रहता, क्योंकि पिछले दिनों इलेक्शन से भी, कमीशन से भी ये खबर आई है जी कि इस्तेकाम पार्टी कहती है कि हमें बल्ले का निशान दिया जाए। यानी कि इमरान ख़ान साहब से बल्ले का निशान लेकर इस्तेकाम पार्टी को देने के हवाले से भी चीज़ें चल रही हैं, तो बल्ले के निशान के ऊपर फिर वो लड़ेंगे। तो ख़ान साहब ने ये कहा है कि आप आज़ाद लड़ेंगे
और अगर 3 4 5 जितने भी लोग होंगे उनमें से जो भी एक इमरान खान साहब सेलेक्ट करेंगे और इस हवाले से बाकायदा एक तस्दीक शुदा फहरिस्त भी जारी होगी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है जी कि एक पॉसिबिलिटी है कि जो लोग इस तरह से लड़ रहे होंगे आज़ाद, वो खुद से ही कह दें कि हम PTI के हैं। तो इस तरह से नहीं होगा। इस हवाले से बाकायदा एक फहरिस्त, तस्दीक शुदा फहरिस्त जारी होगी और सोशल मीडिया पर भी इसको फैलाया जाएगा कि ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, आपने इनको सपोर्ट करना है, इनके पास टिकट तो नहीं है, ये आज़ाद लड़ रहे हैं और उसकी रीज़न यही है कि बैन किया गया है। तो यूँ एक आज़ाद हुकूमत, आज़ाद उम्मीदवार फिर सारे आएंगे और इस सूरत में भी इमरान खान साहब को यकीन है और इमरान खान साहब की वाकई में इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है कि वो जीत जाएंगे। और असल में यही चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं ताकतवर भी और ये दीगर सियासी जमातें भी कि इमरान खान उनसे एक स्टेप आगे है, क्योंकि अभी तक इमरान खान साहब को जेल में रखकर केसेस चलाए जा रहे हैं, लेकिन ये मरहला अभी तक नहीं आया कि PTI को बैन करना है, इमरान खान को लड़ने नहीं देना, उनके उम्मीदवारों को लड़ने नहीं देना। अभी ये वाला जो मरहला है वो आया नहीं है और वो फ्रस्ट्रेट इस वजह से है कि अभी तो ये चीज़ें की जानी है। तो उससे पहले इमरान खान साहब ने अगले स्टेप के ऊपर भी पहुंच गया और वो ये सारी चीज़ें बता रहा है कि फिर हमने इस तरह से इलेक्शन लड़ना है। तो अगर इमरान खान साहब ऐसे इलेक्शन लड़ जाते हैं, पार्लियामेंट में आते हैं, तो इसमें एक बड़ा रिस्क भी होगा कि वो जो सारे आज़ाद उम्मीदवार होंगे PTI के नाम पर जीत कर आए होंगे पार्लियामेंट में, तो क्या वो फिर खान साहब के साथ वहाँ पर वफ़ादार होंगे, क्योंकि इससे पहले जो लोटे थे 25-25 लोटे थे वो भी तो PTI के थे। तो ये जाहिर सी बात है, अब इन पॉसिबिलिटीज़ को अगर कोई धोखा देता है, अगर कोई वफ़ादारी नहीं निभाता, तो इसमें तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। ये तो फिर अवाम के ऊपर भी होगा या उन उम्मीदवारों के ऊपर भी होगा कि वो जो है वो अपनी लॉयल्टी शो करें। लेकिन खान साहब ने ये कर लिया है और इस तरह से वो इलेक्शन लड़ेंगे और लड़ने के बाद वो फिर इस तरह से असेंबली में आएंगे और अपनी हुकूमत जो है वो ये आज़ाद उम्मीदवार बनाएंगे और फिर ये आगे PTI में या कोई नई जमात रजिस्टर करके तो उसमें ये सारे हो जाएंगे और ये अपना वज़ीर-ए-आज़म लेकर आएंगे। तो यूँ इमरान खान साहब ने जो हिकमत अमली है वो तय कर ली है और एक जो है वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए भी बताया जा रहा है, उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा कि उसमें ये सारे के सारे उम्मीदवारों के हवाले से डिटेल्स दे दी जाएंगी कि ये उम्मीदवार हमारे यहाँ, आपने इनको सपोर्ट करना, पूरे मुल्क से होंगे। KP और KP में तो आप जो है वो देख लें कि वहाँ पर तो वैसे ही खान साहब कोई दो राय नहीं है कि वो सारी की सारी हुकूमत वो ही अपनी बनाएंगे। तो बहरहाल ये एक अहम ख़बर थी जेल से इमरान खान साहब के हवाले से, उन्होंने हिकमत अमली जो है वो तय की हुई है। दूसरे नंबर पर जो चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के कुछ फ़ैसले हैं, उनमें एक तो सबसे अच्छा, इसकी तरफ आने से पहले एक और बड़ी ख़बर आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी ये गर्दिश कर रही है कि जज साहब के एक साहबजादे हैं, एक लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब हैं, उनके साहबजादे हैं, उन्होंने कोई फ़ॉरेन टूर करना था और उनके फ़ॉरेन टूर के ऊपर वज़ारत ख़ारजा को उन जज साहब की जानिब से रजिस्ट्रार ऑफिस के थ्रू ये लेटर लिखा गया कि आप मेरे साहबजादे हैं तो इनको आपने प्रोटोकॉल देना। वज़ारत ख़ारजा को, ज़ाहिर सी बात है, वज़ारत ख़ारजा प्रोटोकॉल देगी तो हुकूमती लेवल का वो प्रोटोकॉल होता है। तो जज साहब ख़ुद भी नहीं जा रहे, जज साहब के साहबजादे जा रहे हैं। तो यहाँ से आप देख लें कि हालात किस तरफ जा रहे हैं मुल्क के, और दूसरी तरफ जज साहब जो हैं वो अपने साहबजादे के लिए प्रोटोकॉल मांग रहे हैं। तो मेरे ख्याल से फ़ोकस ये होना चाहिए कि जो अदलिया इस टाइम जिस नंबर पे है, नीचे से शुरू किया जाए तो टॉप 10 में आती है, नीचे से शुरू किया जाए। तो इस वक्त जो अदलिया के हालात हैं, बजाय उस सिस्टम को की तरफ फोकस होने की बजाय वो चाहते हैं कि उनके साहबजादे को जो प्रोटोकॉल है वो मिले। अच्छा, अजानों का ज़रा टाइम हो रहा है, फिर इसके बाद डिटेल्स की तरफ मैं आता हूँ। अच्छा, तो जज साहब के हवाले से बात कर रहे थे, तो ये जज साहब ने किया और इस हवाले से वो ख़ुद अब मुश्किल में फंस चुके हैं, क्योंकि वज़ारत ख़ारजा ने क्या किया है कि उन्होंने ना सिर्फ इनके इस लेटर का जवाब दिया और इनको इनकार किया, बल्कि उन्होंने एक लेटर की कॉपी अपने इनकार की वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी भेज दी। और एक किस्म की वो शिकायत के तौर पर आप उसको ले सकते हैं कि उन्होंने भेजी कि देखें ये आपके जज साहब क्या कर रहे हैं कि ये मांग रहे हैं अपनी फैमिली के लिए प्रोटोकॉल, अपने लिए भी नहीं, अपनी फैमिली के लिए प्रोटोकॉल। तो जवाबी ख़त में वज़ारत ख़ारजा ने उनको ये लिखा है कि जो फैमिलीज़ होती हैं उनको हम इस तरह का कोई जो प्रोटोकॉल है वो नहीं दे सकते, और साथ ही साथ उन्होंने सारा
मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रख दिया और वो जो जवाब की कॉपी है वो उनको भी भेज दिया कि ये, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मातहत अदलिया है, चीफ जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट है, उनके अंडर ही वो सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तो उनको उन्होंने लिख दिया कि ये आपके जज साहब हैं जो कि इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। अब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा माजी में तो बड़े लेटर्स उनके सामने आते थे कि कुछ भी हो जाए उसके ऊपर वो ख़त लिख देते थे चीफ जस्टिस साहब को, और उनका ख़त सामने आ जाता था कि ये इस तरह से नहीं, इस तरह से होना चाहिए। तो इस मामले के ऊपर वो क्या करते हैं, ये बड़ा एक उनका इम्तिहान भी होगा। फिर दूसरी तरफ ये भी हुआ है कि ज़राए इस हवाले से दावा कर रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट से चूँकि एक जज साहब ने ये लेटर लिखा था, तो जब ये ख़बर सारी तरफ फैली और ये तफसीलात सामने आई, तो लेटर को विदड्रा करने की भी जो एक और लेटर था वो लिखा गया कि हम ये वापस ले लेते हैं, लेकिन शायद वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उससे पहले ही फ़ॉरेन ऑफिस ने जवाब चूँकि उनको दे दिया था, इनकार कर दिया था, और फिर सुप्रीम कोर्ट को भी ये लेटर लिख दिया। और इस हवाले से ये भी बताता चलूँ कि माजी में भी इस तरह के बड़े जो लेटर्स हैं, इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो सामने आती रही हैं। तो अब ये मामला सारा गंभीर थोड़ा सा इस वजह से हो चुका है कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये लेटर की कॉपी गई है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर वो सारी डिटेल्स इनसे मंगवा लेती है, जिस तरह से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से अभी तक एक उनकी इमेज बिल्डअप की गई है मीडिया के ऊपर कि वो तो बड़ा जो है वो आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और इस तरह के इक़दामात को वो नहीं होने देंगे, तो इसके ऊपर फिर माजी के भी अगर वो रिकॉर्ड मंगवा लेते हैं और माजी की चीज़ों को भी देखते हैं कि क्या क्या जजिस की जानिब से इस तरह से चीज़ें ली गई, और इसको भी देख लेते हैं और जवाब तलबी करते हैं, चार्जशीट करते हैं कि ये कैसे वो लिख सकते हैं कि उनके साहबजादे को प्रोटोकॉल दिया जाए कि वो इधर इधर जा रहे हैं, तो सरकार, और वो भी वजारत ख़ारजा से। तो ये इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो हलचल है इस हवाले से वो मची हुई है, ख़ास तौर पर लोअर जुडिशरी के अंदर कि अब इस मामले में क्या होने जा रहा है और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब क्या स्टेप लेंगे। फिर इसी तरह से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का भी एक लेटर सामने आया है। बुनियादी तौर पर उन्होंने 28 खतूत लिखे हैं जुडिशल कमिशनर्स को, और वो जजिस की तैनाती के हवाले से, और उसमें एक बड़ी अहम तजवीज़ दी गई है, और वो तजवीज़ ये है कि जो जज तैनात किया जाएगा, क्यों ना जज का भी जो इंटरव्यू है पहले वो लिया जाए। वैसे तो जो पार्लिमानी कमेटी होती है वो लेती है जजिस के इंटरव्यू, लेकिन वो तो पार्लिमानी कमेटी है, वो तो उनके पास जो भी जज यहाँ से जुडिशल कमीशन से या सारा प्रोसेस फॉलो होने के बाद जो फाइनल जजेस जाएंगे उनके पास, तो वो ऑलरेडी सिलेक्टेड ही होते हैं। उनको इंटरव्यू एक फॉर्मेलिटी ही आप समझें, तो आना उन्होंने ही होता है। लेकिन अगर ये इस तरह से हो जाए कि मुतलका चीफ जस्टिस के हाई कोर्ट में अगर कोई जज नया आए, तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उनसे ले लें इंटरव्यू, या जो पूरा पैनल हो उसमें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और फिर मुतलका कोर्ट का चीफ जस्टिस और दीगर कुछ सीनियर जजेस हों और उनसे वो इंटरव्यू करें। तो जब सीनियर जजेस इस तरह से इंटरव्यू करेंगे तो जो एक वो होता है ना कि एक साफ़ और शफाफ और ज़्यादा बेहतर शख्स के आगे आने का ज़्यादा चांस होगा, क्योंकि जजेस की ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी इस हवाले से कि किस तरह के शख्स को या क्या जो क्राइटेरिया इसके ऊपर वो उतरना चाहिए, तो वो शख्स को जज तैनात होना चाहिए। तो ये भी एक बड़ी तजवीज़ है और ये एक बड़ी तब्दीली है जो कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो लेकर आना चाहते हैं, और उन्होंने इस वाले से तजवीज़ दी है। तो इस पर जब आगे इम्प्लीमेंट होगा, जवाब आएगा, तो फिर इस पर भी चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगा। आखिर में नाज़रीन, इमरान खान साहब का जो मुकदमा है तोशा खाना वाला, इस वाले से एक ख़बर है, और ख़बर यह है जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना फ़ैसला मुअत्तल करने की इमरान खान की मुतफरिक दरख्वास्त एतराज़ात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है, और केस की समाअत के लिए तश्कील करदा 2 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस बाबर सत्तार इसमें शामिल होंगे। डायरी ब्रांच ने 3 एतराज़ात आयद कर रखे हैं। एक दरख्वास्त में 2 किस्म की इस्तदा कैसे की जा सकती है, ये पहला एतराज़ है। पहले जिस दरख्वास्त पर फ़ैसला हो चुका, इसमें दोबारा कैसे रिलीफ़ मांग सकते हैं। दूसरा एतराज़, सज़ा मुअत्तली की पहली दरख्वास्त में रिलीफ़ मांगा नहीं, अब कैसे मांग सकते हैं। ये तीसरा एतराज़ था। इमरान खान ने तोशा खाना फ़ैसला मुअत्तल करने और अपील में स्टेट को फ़रीक बनाने की इस्तदा कर रखी है। तो ये एतराज़ात थे। इन एतराज़ात के साथ ये दरख्वास्त इमरान खान साहब की समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है, और मंडे वाले दिन ये दरख्वास्त जो है वो समाअत इसके ऊपर होगी। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं, ये 2 रुकनी बेंच होगा जो कि इस दरख्वास्त पर समाअत करेगा। तो ये नाज़रीन आज की कुछ अहम तरीन डिटेल्स थी। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।